10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा भेजी गई साप्ताहिक अभ्यास प्रश्न पत्र 1 को हल करेंगे। ये प्रश्न पत्र टर्म 2 के पाठ्यक्रम के हिसाब से ही तैयार किया गया है। इसके कुल अंक हैं 15। देखिए, इसमें भाग क दिया गया है जिसके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं। इनमें से आपने किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है और इसके कुल अंक है 5। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दें। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 पंक्तियों में दें। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 पंक्तियों में देने हैं। इसके अंक हैं 6 और दूसरे प्रश्न के अंक है 4। तो बच्चों, ये है साप्ताहिक अभ्यास प्रश्न पत्र 1। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। बच्चों, आपको यहाँ पर 2 पद्यांश दिए गए हैं। इनमें से आपने किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है, लेकिन हमने यहाँ पर दोनों ही पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या की है। तो चलिए देखते हैं। पहला पद्यांश है मर्म स्वर मरम भरा भरती है, नूतन हर वर्ष हुई, पतझड़ में झर, बहार फूट फिर छहरती है, वितकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती है। बच्चों, किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना है। प्रसंग यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता जड़ की मुस्कान से ली गई हैं, जिसमें कवि ने वृक्ष के लिए जड़ के महत्व पर प्रकाश डाला है। आगे है व्याख्या। देखिए, पहली पंक्ति है मर्म स्वर मर्म भरा भरती है। मरमर होता है, इसका अर्थ है हरे पत्तों की खड़खड़ाहट। पंक्ति का अर्थ है पत्तियों के आपस में टकराने से वातावरण उनकी खड़खड़ाहट की आवाज़ से भर जाता है। आगे है नूतन हर वर्ष हुई। नूतन मतलब नई। हर वर्ष वे नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं। अगली पंक्ति है पतझड़ में झर, बहार फूट फिर छहरती हैं। इसका अर्थ है पतझड़ में झड़ जाती हैं, वसंत के आने पर वे फिर निकल आती हैं और डालियों पर छा जाती हैं। अगली पंक्तियां हैं वितकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती हैं। वितकित का अर्थ होता है थका हुआ, चित्त का अर्थ है मन, पंथी का अर्थ होता है मुसाफिर, शाप ताप परेशानी और गर्मी। और इन पंक्तियों का अर्थ है वे थके हुए मन वाले पथिकों की परेशानियों तथा गर्मी को दूर कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। एक बार फिर से देखिए व्याख्या। पत्तियों के आपस में टकराने से वातावरण उनकी खड़खड़ाहट की आवाज़ से भर जाता है। हर वर्ष वे नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं और पतझड़ में झड़ जाती हैं। वसंत के आने पर वे फिर निकल आती हैं और डालियों पर छा जाती हैं। वे थके हुए मन वाले पथिकों की परेशानियों तथा गर्मी को दूर कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। आगे है विशेष। विशेष में हम लिखेंगे पत्तियां स्वयं को डाल से श्रेष्ठ सिद्ध कर अपनी छाया से पथिकों को विश्राम प्रदान करने वाली भी मानती हैं। भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। मानवीकरण, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे है अगला पद्यांश है उठ उठ लहरें कहती ये, हम कूल विलोक न पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं। देखिए, इसका प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता गाता खग से ली गई हैं।
कवि ने सागर में उठती हुई लहरों के माध्यम से मनुष्य को निरंतर अपना कर्म करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। व्याख्या देखिए, पंक्तियां हैं। उठ उठ लहरें कहती ये हम कूल विलोक ना पाएं, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं। कूल का अर्थ होता है किनारा, विलोक का अर्थ है देख, उमंग का अर्थ है उत्साह, बह बह मतलब बहते हुए, नित मतलब सदा या हमेशा। तो व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि सरिता अथवा सागर की लहरें एक के बाद एक ऊपर उठ होकर किनारे की ओर बढ़ती रहती हैं। लहरें देखती कि किनारा मिला अथवा नहीं, किंतु वे उठती गिरती आगे बढ़ती ही रहती हैं। कभी कभी लहर मार्ग में ही बिखर जाती है, किंतु उस समय उसके अनेक रूप किनारे की ओर बढ़ने लगते हैं। कवि का मानना था कि जिस प्रकार आत्मा परम तत्व की प्राप्ति के लिए निरंतर गतिशील रहती है और भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, नष्ट होने पर फिर से नया शरीर पाकर आगे बढ़ती चलती है, क्योंकि उसमें परम तत्व को प्राप्त करने की लगन इतनी तेज होती है कि मार्ग के आकर्षण अथवा बंधन उसे रोक नहीं पाती। उसी प्रकार लहरें किनारे को प्राप्त करने की इच्छा से ही निरंतर गतिमान पथ पर चलती रहती हैं। इसके आगे विशेष है। विशेष में लिखेंगे, कवि ने लहरों की निरंतर गतिशीलता के माध्यम से मनुष्य को ये संदेश दिया है कि लक्ष्य मिले या ना मिले, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भाषा तत्सम प्रधान है, मानवीकरण अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। यहाँ पर हमें पहला प्रश्न दिया गया है, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? इसका उत्तर है, शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहाँ उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विवेक और बैसाखी का सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया था। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। शहर में आने से पहले दिवाकर गांव के स्कूल में पढ़ता था। वहां उसने खेतों में कई बार सांप और अन्य जानवरों को देखा था। उसके लिए सांप को देखना कोई नई और डर की बात नहीं थी। इसके साथ साथ वह एक साहसी, निडर और कर्मशील बालक था। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने विवेक और बैसाखी का सहारा लेकर सांप को दूर फेंक दिया था। अगला प्रश्न है, खान सामे ने सब मित्रों को खुशकिस्मत क्यों कहा? इसका उत्तर है, खान सामे ने उन सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा क्योंकि उन्हें वहां आते ही पहले ही दिन बर्फ़ दिखाई दे गई थी। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहां आकर पूरा हफ्ता भर रहे, पर उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ दिखाई नहीं दी थी। एक बार फिर से देखिए उत्तर। खान सामे ने उन सब मित्रों को खुशकिस्मत कहा क्योंकि उन्हें वहां आते ही पहले ही दिन बर्फ़ दिखाई दे गई थी। उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहां आकर पूरा हफ्ता भर रहे, पर उन्हें बादलों के कारण बर्फ़ दिखाई नहीं दी थी। अगला प्रश्न है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? इसका उत्तर है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए। उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा से कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए। उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं, पर जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? इसका उत्तर है, जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया
जब वे आधी रात को चौकी से 2 मील दूर एक खतरनाक घने ढाक को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे, तब उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई। उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़क कर खड्डे में जा गिरी। तब उन्हें घेर कर पकड़ लिया। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। प्रश्न है, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? इसका उत्तर है, जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया जब वे आधी रात को चौकी से 2 मील दूर एक खतरनाक घने ढाक को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे। तब उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई। उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने लगे, किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़क कर खड्डे में जा गिरी। तब उन्हें घेर कर पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? इसका उत्तर है, गुरु नानक देव जी के समय में भारतीय हिंदू मुस्लिम जनता धार्मिक आडंबरों से ग्रस्त थी। आपने उन्हें इन रूढ़ियों और आडंबरों से मुक्त कराने के लिए उन्हें सदुपदेश दिया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपके उपदेश सहज और सरल थे। एक बार फिर से देखिए। प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन भारतीय जनता को किन बुराइयों से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया? इसका उत्तर है, गुरु नानक देव जी के समय में भारतीय हिंदू मुस्लिम जनता धार्मिक आडंबरों से ग्रस्त थी। आपने उन्हें इन रूढ़ियों और आडंबरों से मुक्त कराने के लिए उन्हें सदुपदेश दिया, उन्हें सही रास्ता दिखाया। आपके उपदेश सहज और सरल थे। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? देखिए इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया। ऐसी नीतियां एवं कानून लाए जाएं जिनसे भ्रष्टाचार के अवसर पूर्णतः समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है, तब तक ठेकेदारों का अस्तित्व रहेगा और ये लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। अधिकारियों की घूस बंद होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में घूसखोरी समाप्त की जा सकती है। हमें उन सभी कारणों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति या तो घूस लेता है या फिर किसी को घूस देता है। इसका उत्तर फिर से देखिए। प्रश्न है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के क्या क्या उपाय बताए? इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए विशेषज्ञों ने व्यवस्था परिवर्तन करने पर बल दिया। ऐसी नीतियां एवं कानून लाए जाएं जिनसे भ्रष्टाचार के अवसर पूर्णतः समाप्त किए जा सकें। जब तक समाज में ठेकेदारी प्रथा विद्यमान है, तब तक ठेकेदारों का अस्तित्व रहेगा और ये लोग अपना काम निकलवाने हेतु किसी न किसी अधिकारी को घूस खिलाते रहेंगे। अधिकारियों की घूस बंद होने के स्थान पर निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो समाज में घूसखोरी समाप्त की जा सकती है। हमें उन सभी कारणों की जांच पड़ताल करनी होगी जिनके कारण भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है तथा व्यक्ति या तो घूस लेता है या फिर किसी को घूस देता है। हाँ जी बच्चों, ये था साप्ताहिक अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जिसको हमने हल किया है। आपने इसे अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस प्रश्न पत्र को लिख लें।
अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।